मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का रोल ड्रग अब्यूज़ में आता है। क्योंकि ये भी अब ह्यूमन से अब भटक गए हैं। अब हमें इनको अच्छे रास्ते पर लाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक रे ऑफ होप हमें जो नजर आ रही थी। We have the largest number of unemployed youth अभी भी हमारे यहाँ। What is happening in Kashmir? We talk about contractual teachers, na? They are highly qualified, high skilled teachers. मत बैठ हाशिया में परों को समेट कर हौसला कर कुशादा फिजा में उड़ाकर। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी टीम ने दौरा किया है आज शहर श्रीनगर का, जिसे पॉपुलरली वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नाज़रीन, जहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप को शहर श्रीनगर से कंपेयर करता है, तो वहीं आज हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कौन से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम शहर श्रीनगर में मौजूद है और किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले हमारे लिए एक इम्पेरेटिव बनता है कि हम एजुकेशन सेक्टर पर बात करें, क्योंकि एजुकेशन ही है जो बहुत सारे मसलों का हल निकल के सामने आ सकता है। देखिए, अगर आप गुजर बकरवाल या पहाड़ियों की बात करें, जो उनके लिए स्कीम या पॉलिसी लाई गई है सर्विस शिक्षा अभियान, तो जब ये लोग पहाड़ों पे जाते हैं अपने बकरियां मवेशियां चराने के लिए, और उनके लिए वहाँ पे जाके पूरे सीज़न के लिए वहाँ पे उस्तादों को भेजा जाता है, टीचर्स को भेजा जाता है, ताकि उनके साथ जो परिवार है, बच्चे हैं, उनकी जो पढ़ाई वो छूटे ना, और उनको जो भरपूर वहाँ पे उसका फ़ायदा दिया जाता है और वो तालीम वहाँ पे पहाड़ों की ऊंचाई पे भी हासिल करते हैं। रही बात डल की, अगर डल में 10वीं जमात तक की शिक्षा दी जाती तो शायद जो हमारे बच्चे हैं जो तूफानों में, हवाओं में, आंधियों में, बर्फ में, बारिश में जो वहाँ पे फंस जाते हैं, कब आपने देखा कि कितने एक्सीडेंट्स भी हुए डल झील में, और आए दिन हो ही जाते हैं जब तूफान या ऐसी कोई आंधी अचानक उठती है तो कश्तियाँ पलट जाती हैं, बच्चे पानी में जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे शोर ज़बरदस्त गम गुस्सा हो जाता है। तो ये मद्देनज़र रख के अगर यहाँ की रियासती सरकार और मरकज़ी सरकार मिल के दोनों यहाँ पे डल में, हमारे डल झील में इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट स्कूल्स जो इंस्टीट्यूशंस है वो 10वीं जमात तक स्कूल यहाँ पे इंस्टॉल करे या इंट्रोड्यूस करे, मेरे ख्याल से हमारे जो बच्चे हैं उनको पहले यूनिफॉर्म लगाना, फिर कश्ती में जाना, फिर वापस आना, तो ये सारा का सारा टाइम उनको बच जाता और जो उनकी ज़िंदगी है वो भी महफूज होती। नाज़रीन, जहां हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वहीं आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ड्रग अब्यूज़ के बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक कौम के मुस्तकबिल को तबाह करना है तो उस कौम की जो नौजवान है उन्हें ड्रग्स में मुब्तला कर देना चाहिए। सोसाइटी अगर साथ दे, अच्छा बिहेव करे इनके साथ, तो ये ड्रग अब्यूज़ जो बीमारी फैल रही है ये ख़त्म हो जाएगी। फैमिली का एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए, कुलीग्स, फ्रेंड्स वो अच्छे होने चाहिए, तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग सेंटर्स यहाँ होने चाहिए, जैसे बाहर है बाकी स्टेट्स में, यहाँ काउंसलिंग सेंटर्स है ही नहीं, और इनके साथ प्रॉपरली बिहेव करना है, क्योंकि ये भी अब ह्यूमन से अब भटक गए हैं। अब हमें इनको अच्छे रास्ते पर लाना है। क्योंकि जो कि ड्रग्स का एक मामला है, काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन मुझे खुशी है कि कश्मीर में जिस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है, काफ़ी अच्छा रोल इसमें अदा कर रही है। आए दिन आप देखते हैं कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है। कई ऐसे अफराद को जिसमें इन्वॉल्व है, ऐसे माफिया चला रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन साथ ही साथ मुझे खुशी है कि हमारी जो देश की आर्मी है, जो न सिर्फ हमारी सुरक्षा के हवाले से बल्कि इस ड्रग्स के हवाले से जो अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से भी काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ समाजी सतह पर हम सबको चाहिए, यहाँ की जो कश्मीर की लोकल इंतज़ामिया कमेटीज़ होती है, मस्जिद कमेटीज़ होती है, मोहल्ला कमेटीज़ होती है, उन सबको चाहिए कि मिलकर जो है इस मंशियात के हवाले से बात करें, ताकि इस मंशियात की बिद्दत को हम जो है कश्मीर से जल्द बाहर निकाल सकें। सो आई थिंक हम सब ने बहुत देख लिया, जान लिया पिछले पोस्ट कोविड, हम सब ने एक्सपीरियंस किया कि हाँ ड्रग्स तो ऑन पॉइंट है, ड्रग्स फैल चुका है, ड्रग्स की बहुत बात हुई, कहाँ कहाँ है, किस तरीके से ड्रग्स आ रहा है, अब हम सब अवेयर हैं।
But now, since from a psychologist point of view, the only thing that comes up in my mind is that what is the solution now? हम सबके दिमाग में होगा. जनरली जब हम बात करते हैं ड्रग्स की, पहले हम देखते हैं शुरू कहाँ से होता है. जैसे हमने अभी एजुकेशन की बात की, मुझे लगता है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जो सबसे पहली बड़ी बात आती है वो आती है हमारी स्कूलिंग की. स्कूलिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब अगर आज हम कश्मीर की बात करें, हमें पहले पता थी ट्रेडिशनल ड्रग का यूज़ होता था, जिसमें हम ओपियोइड देखे, हीरोइन देखे, ये सारे ड्रग्स थे. इनको ट्रेस करना बहुत आसान था. बट अभी रिसेंटली फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम सोसाइटी में आसपास देख रहे हैं, आजकल पॉली ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल चुका है. नाउ द क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज़ द पॉली ड्रग अब्यूज़? ये इस तरीके का अब्यूज़ है जो हम नॉर्मल दवाई लेते हैं, चाहे हम किस तरीके से प्रेस्क्रिप्शन लाए, चाहे हम किस तरीके से अपनी सेल्फ हीलिंग करें, तो और ये इस तरीके का अब्यूज़ है जो हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है, जिसका कोई ट्रेस नहीं है, जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, जिसकी कोई भी तरीके से हम लोग स्क्रीनिंग नहीं कर सकते. जो ड्रग है वो बहुत हार्मफुल थिंग है बॉडी के लिए, और वो जो पी रहा होता है ना ड्रग, वो उसके लिए ज़्यादा, सिगरेट जो पी रहा होता है ना इंसान, वो उसके लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है. जो उसके साइड में बैठा होता है उसके लिए वो ज़्यादा हार्मफुल है. और मेरा जो ग्रैंडफादर है वो भी बहुत स्मोकिंग करता है. हमने उसको बहुत बार कहा है, मेरे फादर ने और हमारी फैमिली मेम्बर्स ने भी कहा है कि ये नहीं करना चाहिए. वो नहीं मानता है, और वो जो हमेशा होता है वो घर में बैठा होता है. घर में बैठने से इंसान कुछ नहीं सीखता है, बाहर निकलने से इंसान सीखता है. जैसे कि बात हुई ड्रग अब्यूज़ पे, हमने ये बात की कि हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है या फिर काउंसलिंग सेंटर्स है. वहाँ पे जिन बच्चों को भेजा जाता है, उन बच्चों को आपको पता होता है कि वो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, वहाँ पे आप भेजते हो बच्चों को. और उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके चिल्ड्रन जो है दे आर इन्वॉल्व इन दी ड्रग्स. आपने पॉली मेडिसिन की बात की मैम ने कि अभी मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब बच्चा मेडिसिन लेता है कोई भी, और उसकी वजह से भी वो ड्रग्स. आप मुझे बताइए कि एक्शंस जब भी लिए जाते हैं, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, किसी भी ऑफिशियल की तरफ से हो, आप किसी क्राउड को पकड़ते हैं जहाँ पे लड़के कैनबिस कर रहे होते हैं या कोई भी ड्रग ले रहे होते हैं, आप मुझे बताइए मेडिकल स्टोर्स पे कितने एक्शंस लिए जा रहे हैं. जो कैनबिस एक लड़का यूज़ करता है, फिर एक लड़की यूज़ करती है, उसके लिए जो पेपर है वो एक्सेसिबल है इजीली इन द मेडिकल स्टोर्स, उस पर कितनी बात होती है. आप मुझे बताइए टोरेक्स हम लेते हैं फॉर द कफिंग, टोरेक्स, उसी का दूसरा है कोरेक्स, दैट इज वो तो भी बैन है, लेकिन ब्लैक में वो भी भेजा जाता है. आप मुझे बताइए कि मेडिकल स्टोर्स पे कितनी ये हो रही है, कितना एक्शन हो रहा है, वहाँ पे कितने पुलिस ऑफिसर्स या फिर जितने भी ऑफिशियल्स इस मसले को एड्रेस करते हैं, वो वहाँ जाके इस पे काम करते हैं. वो तो इजीली चल रहा है, काम तो चल रहा है. तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही वो लोग हैं जिनकी वजह से अभी जितनी भी मतलब हमारी यूथ है, दे आर इन्वॉल्व इन दी ड्रग्स. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का रोल ड्रग अब्यूज़ में आता है, पेरेंटिंग. क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ मुझे लगता है कि जब आप अपने बच्चे को देख रहे हैं कि ये ड्रग्स की तरह जा रहा है, ये बुराई की तरह जा रहा है, तो यू शुड स्टॉप हिम इन वन वे और अदर वे. बट हम तब जाके फिर कोई का स्टेप लेते हैं जब टाइम गया होता है. हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को, एक केस है जिधर उसकी बेटे ने उसकी ही ज्वेलरी चोरी करके ड्रग्स लिए. पहले वो आई थी, इससे पहले भी, तब उसने उसकी बेल करी, तब वो चोरी के केस में गया था. तो फिर उसने अपनी माँ की ही गहने, मतलब ज्वेलरी चोरी की जस्ट टू गेट द ड्रग्स. तो उसके बाद शी केम टू आस्क कि नहीं जी इसकी बेल कुछ, क्योंकि आई एम फ्रॉम द डालसा, आई एम गिविंग फ्री लीगल एड टू द पर्सन्स हु आर नॉट एबल टू, who have no avenues, who have no money. तो उसके बाद वो आई कि नहीं जी इसकी बेल वगैरह नहीं करना, क्योंकि ये अब हाथ से चला गया. तो उन्होंने तब क्यों नहीं उसकी, जब वो जा रहा था इसकी ओर, जब वो चला जा रहा था, तब उनको लग रहा था कि नहीं इचुमियो नेचु वाल सुधरे. जब हम if we talk about emotions and feelings, they get more complicated. The psychologists here, they must know, they get more complicated as we progress and as we get older. So what we should do is we should we should have some sort of support groups. हमें stress management techniques के बारे में बात करनी चाहिए schools में. See, when we talk about drug abuse, so the drug abuse is just like the tip of the iceberg. What comes beneath is something entirely different and something that's like sinister and more vicious. It's like a vicious cycle. ठीक है. When we talk about drug abuse, we
often talk about unemployment है तो उसकी वजह से drug abuse हो रहा है. But why is drug abuse happening? Drug abuse is basically it's like some sort of escapism. You don't want to feel the feelings that come with unemployment. You don't want to sit with yourself. So what you do is you just run to the hills and you just indulge yourself in drugs because you would rather not open up to anyone else, but you do the drugs instead because it's very हमारी society में there's a lot of stigma. We don't talk about what we're going through. It's like it's shamed upon. Especially it's more complicated in like if talking about ourselves, it's more complicated in boys than it's in women. We don't talk about what's happening with us, and what we end up doing is we end up taking the route of drugs. और उसी drugs की like उसी वजह से everything falls off, and then when we go towards the path of drug abuse, we become helpless. Like we think उसके बाद society shames us, and I mean I don't think we should shame the addicted person. We should shame the addiction because addiction is the problem. The person who is addicted, it's not the problem. देखिए, ड्रग अब्यूज के एक एंगल को हम लोगों में से किसी ने टच नहीं किया. वी अंडरस्टूड दैट हम लोग अलूफ हैं. बच्चा अलूफ हो गया तो उसने गड़बड़ कर ली, बच्चे ने ये फलाना तकलीफ कर ली तो उसमें प्रॉब्लम हो गई, उसने चुराना शुरू कर दिया तो उसमें तकलीफ हो गई. Who does know about narco-terrorism in this? Who did talk about narco-terrorism in it? It is a very sensitive topic, very, very sensitive topic, and I don't think anybody of us just did touch this, and that is why I want to talk about it. So, हम सब जानते हैं कि पिछले 40 साल में कश्मीर के हालात क्या रह चुके हैं, और रिसेंटली वी हैव सीन पहलगाम अटैक ऑल्सो विच इज़ अ शेम, एंड हम लोग सब बार बार माफ़ी मांग चुके हैं और हम लोग बार बार माफ़ी मांगेंगे. ऑल्दो द ओनस डज नॉट लाई ऑन अस, इट लाइज ऑन द नेबरिंग कंट्री अनफॉर्चुनेटली. बट नार्को टेररिज्म हैज़ बीन अ ग्रेट मेनेस इन द सोसाइटी. नो मैटर कि एंजाइटी इशूज़, बाकी सारे इशूज़ जो हैं उनकी वजह से जो आजकल के बच्चे हैं, दे वांट टू गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्सटेसी, दे वांट टू टेक ऑल प्रॉक्स व्हाटएवर, छोटी छोटी चीज़ें वो लेते हैं या ओपियाइड्स वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि दे आर आउट ऑफ द बॉग फॉर सम टाइम. बट कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक ड्रग अब्यूज़ जो है वो चला है सोसाइटी में. क्या हुआ है कि द नेबरिंग कंट्री और सो मेनी एजेंसीज विच वांट द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट टू बी हॉट एंड हॉट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स बिकॉज दे आर मिल्किंग देयर कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स एंड दे आर मिल्किंग दिस काउ. उन लोगों ने क्या किया है कि ड्रग अब्यूज़ को इतना सिस्टमैटिक बना दिया है कि आप एक बच्चा एक ड्रग के एक 2000 या 3000 के हेरोइन के ग्राम के लिए, आई थिंक 3000 इज़ द रेट राइट नाउ बिकॉज आई डील विद दीज केसेस अ लॉट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. तो 3000 के पैकेट के लिए वो एक बच्चे को गन दे देंगे. आई रिमेंबर द टिपिकल केस ऑफ जो कृष्णा डाबा के जो फर्जंद थे, उनकी जो मौत हुई, उनको जो शहीद किया गया, उसमें 3 बच्चे इन्वॉल्व थे. एक बच्चे ने बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स उसने रेकी कर ली, दूसरे ने बाइक ले ली, तीसरे ने बंदूक ले ली, एंड दे शॉट देम. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म दैट यू नो, क्योंकि अब इस्लाम के नाम पे या बाकी चीज़ों के नाम पे जो है टेररिज्म का इन्फ्लुएंस जो है कश्मीर में कम होता नज़र आया है. तो ड्रग्स इज अनदर थिंग which has which has taken its place, and children under the influence of drugs, they do not know what they are doing and they are landing into heavier crimes. दिस इज द 21st सेंचुरी और अभी हर कोई बच्चा अवेयर है अबाउट द ड्रग्स. ये क्यों है, क्या होता है? आप घर जा रहे हो, आपको एंजाइटी इशू है किसी भी किस्म का, वी हैव साइकोलॉजिस्ट्स हियर एंड दे नो इट वेरी वेल. एंजाइटी है, चाहे वो कॉलेज का प्रेशर हो या आपके किसी लड़के ने किसी लड़की ने कुछ बाहर आपको कह दिया, उस चीज़ की वजह से हुआ, एनीथिंग, कोई भी प्रेशर आप पे है, आपको एंजाइटी हो रही है. जब आप घर जाके ये मसला एड्रेस कर रहे हो ना अपनी फैमिली के सामने, आपके पेरेंट्स बी लाइक, क्या बात कर रहे हो तुम एंजाइटी की, तुम पागल हो गए हो, ये सो रही तुम, आपके पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास हर कोई फैसिलिटी है, तुम्हें कौन सी एंजाइटी होगी? दे डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड एंजाइटी. आपको पागल कहा जाएगा. और उस बात पे व्हाट अ स्टूडेंट एंड्स अप इन, एक तो उसके पास, हमने माफियाज की बात की, बहुत सारे माफियाज है जो इस चीज़ को चलाते हैं, लेकिन एक बच्चा, उसको क्या माफियाज के साथ लेना देना है, जिसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो ड्रग्स ले रहा है. वो ही एंड्स अप इन फोमो, जिसको हम बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट. वो घर आता है, उसकी फैमिली में वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है, लड़ाइयाँ चल रही होती है, या फिर उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में ऐसा जनरेशन गैप होता है कि वेन एवर ही फील्स दैट डिप्रेशन, दैट स्ट्रेस, वो अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाता, और जिसकी वजह से उसे लगता है एस्केपिज्म, एक यूथ ने यहाँ पे बात की, उसको लगता है कि द बेटर वे टू एस्केप दिस इज टू यूज ड्रग्स. तो मुझे लगता है कि हमें एक ह्यूमन लाइफ की तरफ अप्रोच करना चाहिए. हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए, क्योंकि नहीं समझते आजकल के पेरेंट्स कि एक बच्चा क्या फेस कर रहा है, उसको पागल कहा जाता है. दिस इज द मेन. तो यहाँ पर जितने भी बंदों ने ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात की, तो उन्होंने मतलब रीजंस बताए, मतलब रिकवर होने के लिए फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, और मतलब यहाँ पर रहब सेंटर्स होने चाहिए. लेकिन मेरी तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट
सबसे powerful way to recover is to join the gym. Because on ground I have seen many people who are deep into addiction, and once they join the gym, their life has changed, because they can change that pain into power. और मैं मतलब encourage करता हूँ, सबको बोलता हूँ मैं, जब भी वो किसी से बात करे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग एडिक्ट उनको मिलता है तो उनको थोड़ा encourage करे कि स्पोर्ट्स में जाने के लिए, फिटनेस में जाने के लिए जिम ज्वाइन करे, ताकि वो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बंदा कंटिन्यूसली रहता है जिम के साथ, तो उसको उस चीज़ की भी एडिक्शन होती है। अगर एक एडिक्शन से उनको निकालना है तो दूसरी एडिक्शन में उनको डालना है। बीट स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट और जिम मुझे लगता है सबसे बेस्ट है उसके लिए। यहाँ पे हर एक ने बात की ड्रग्स पे, तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है सबसे, कि जब आप सब लोग घर जाते हैं तो क्या आप सब लोग अपने माँ बाप या अपनी बहन भाई जितने भी हैं, क्या आप सब लोग अपना फ़ोन साइड में रख के अपने बहन भाई या अपने माँ बाप से बात करते हैं? बस मेरा पहला ये एक सवाल है, मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोग अपना फ़ोन साइड पे रख के अपने बहन या अपने भाई या अपने माँ बाप से पूछते हैं कि दिन में आज क्या हुआ, या मेरे साथ आज दिन में क्या हुआ? तो अगर हम देखें, जो ये मोबाइल एडिक्शन है, जब इंसान मोबाइल एडिक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट टाइम देखें तो लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में इंटरनेट कनेक्शंस नहीं थे, तो जो लोग फ़ोन एडिक्ट थे, अगर आप देखें तो वो भी ड्रग एडिक्ट बन गए फिर। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हमारा कोई नहीं है। वजह ये थी कि उन्होंने कभी किसी से बात की ही नहीं। तो अगर हम देखें, जो अभी हम अगर हम कितने भी ऑर्गेनाइजेशंस चलाए ना, ये कि ड्रग को ख़त्म करना है, टोटली हमें ड्रग्स को ख़त्म करना है, नहीं हो पाएंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि नहीं हो पाएंगे ख़त्म। जब तक हम इसकी बेस पे नहीं पहुँचेंगे ना, तब तक ख़त्म नहीं होंगे। और रही बात, अगर हम ये ना देखें ना कि सबसे पहले, अगर मैंने यहाँ पे इतने सबसे मैंने अभी बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे इस टाइम पे, और आप सब लोग भी सुन रहे हैं मेरी बात इस टाइम पे, तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आप घर जाए तो घर में देखें, किसी अपने में देखें कि इसका बिहेवियर चेंज तो नहीं है ना। अगर उसका बिहेवियर चेंज लग रहा है तो बात करके देखें, मे बी आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी बच जाए। जब आप उससे बात करते हैं तो उसको लगता है कि नहीं, म्यों तो छुका। I will just try to connect my dots where I have left it. That education is the solution to all the problems. Now, how I can relate drug abuse and education, right? Because lot of talk about agreements and disagreements are of every panel, and most of you, whatever you talk, having my 20-year experience, I could say that most of you are right most of the time, and you talk about the like things you face in the society. But one thing which I want to tell you all, that how many of you know that what is the percentage of students that are into the drugs? Number one, I don't want answers because this is not a question answer session. Point number two, how many of us prepare our students, prepare our kids for job? Like even if our chief minister or anybody he talks about, they talk about job. And if there is no job, there is depression. And if there is depression, escapism. And if escapism, it is drugs. So I am coming back to my point that I am trying to connect the dots. Our society, our education institutions, right? Not most, all of them prepare a student for the job. Though they should not prepare it. Like my dear friend rightly said that we are not able to produce, forget about the Nobel laureates. We are not able to produce a scientist, simple scientists. It's not that Kashmir doesn't have scientists. If there are few, they are working in some other country for some other, because of the better life, because of their GDP, and there are many other things. But the important thing is that I prepare my kid to get a position in the 10th class board. I prepare him to get 90% marks. I prepare him to get the topper in the class. But what if he doesn't get it? What will he do? Where will he go? It is the society that is actually promoting the drug into the society. It's us. It's me as a parent. It's me as a teacher. Because we are actually far, far, far away from our own responsibilities. Whenever you feel anxious, try breathing rather than basic long breathings rather than going to Alproxin, going to sublingual medicines. Simple breathing, simple meditations, not chanting Om, not chanting Allah, just focusing on the energy of the environment. That is what we do not want to do. आज की generation जो है ना, Netflix और बाकी चीज़ों की वजह से ना बहुत ही पेटर्नाइज हो गई है। हम लोग आपसे शायद 8 साल 9 साल बड़े हैं,
हमारे को भी एंजाइटीज होती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जनरेशन को बच्चे एंजाइटी होती है, एंजाइटी हम सबको हुई है। वी हैव ऑल इन आवर ओन लाइव्स फेल्ट एंजाइटी, बट द पैटर्नाइजेशन ऑफ द एंजाइटी बिकॉज ऑफ सेवरल OTTs and everything has made us so weak in our resolve, so weak into ourselves. We cannot blame everything on government, on parents, on society. We have to see कि हम लोगों का इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है कि हाय मैं तो मर गई, हाय मुझे एंजाइटी हो गई एंड अब मुझे सबलिंगुअल मेडिसिन या ओपियोइड्स या एल्प्रोक्सिन या जो भी पॉली ड्रग्स वगैरह का जो है अब्यूज करना है। देयर इज आवर ओन रिजॉल्व इन टू ऑल दिस। वेयर डू वी अंडरस्टैंड दैट इन द एंड, एट द एंड ऑफ द डे वी आर हर्टिंग आवरसेल्व्स। सो बिफोर ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, बिफोर टेलिंग others that they do not understand the set of conditions they are, we need to understand that sometimes these conditions, these set of conditions are self-made, and this self-made work has to be come out of. It is me speaking as a therapist, otherwise I would not have commented on some things personally. तो कश्मीर में जो हमारे नौजवानों में ये नासूर बढ़ गया, ये बीमारी जो इस वक्त फैली है पूरे कश्मीर में, जिसमें इस बीमारी ने बहुत सारे हमारे नौजवानों को लपेट में लिया है। आपने देखा होगा कि आज के इस दौर में हमारे जो नौजवान हैं वो कहीं पे भी जाके ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और ड्रग उनको बड़ी आसानी से मिलती है। अब कैसे मिलती है, कैसे मिलती है वो अलग बात है, लेकिन जो पहल यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया, और उसके लिए मैं दिल की गहराई से जम्मू कश्मीर पुलिस को सल्यूट करता हूँ कि जहाँ पे भी उनको कोई भी ड्रग पेडलर मिलता है जो ड्रग्स बेचता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जाती है। ये सबसे बढ़िया, बहुत ही उम्दा किस्म का स्टेप है। तो इस तरह से जो ड्रग पेडलर्स है उनका जो रेशो है, उनकी जो गिनती है वो आहिस्ता आहिस्ता घटने लगी है, लेकिन कमबख्त अभी भी जिंदा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं, हमारे नौजवानों में बेचते हैं। तो ऐसे जो बाकी बचे हुए ड्रग पेडलर, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया की आबादी में से आधे से ज़्यादा आबादी तो औरतों की ही है, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बाद भी एक औरत ही है जो हमेशा ऑप्रेस और सप्रेस होकर रह जाती है। तो जानने की कोशिश करूँगी यहाँ के लोगों से इनका क्या पर्सपेक्टिव है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और क्या अवेन्यूज़ और रिसोर्सेज हम औरतों के लिए रख सकते हैं जिससे वो एम्पावर होंगी एक्चुअल सेंस में। एक चीज़ मैं हमेशा नोटिस किया है, everybody is talking about drug abuse, everybody is talking about corruption, everybody is talking about education system, but the main thing that I guess right now we need to talk about is women empowerment. Because right now in our society, mostly in Kashmir division, not all around the India, but mostly in Kashmir division, women are being suppressed. They are not being letting out जो उनको होना चाहिए, जैसा उनको बनना चाहिए, जो उनकी दिली ख्वाहिशात है, जैसा वो बनना चाहती है, जो वो फील्ड अचीव करना चाहती है, वो वैसा नहीं बन पा रहे। तो आई गेस ड्रग अब्यूज़ हैज़ इट्स ओन वैल्यू, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू, बट मोर द वुमन कम्स इनटू द प्लेस, मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। क्योंकि इतना ही नहीं है कि ये भी क्या कहा जाता है कि घर चलाने वाली औरत है, तो जो घर चला सकती है, जो एक घर बना सकती है, वो एक माशरा भी बना सकती है। हमें हमारे कल्चर में हमें बहुत पसंद है हीरो वाली स्टोरी बनाना। हीरो वाली स्टोरी कैसे बनती है? अगर एक सेक्शन ऑप्रेस्ड है, एक क्लास ऑप्रेस्ड है, आप उसमें से एक सक्सेस स्टोरी उठाइए और फिर आप एक मिसाल दीजिए कि जैसे जब इतने ज़्यादा एडवर्सिटीज़ के बावजूद ये इंसान कामयाब हो सका है, तो आपको कौन सी चीज़ रोक रही है? वो इस चीज़ को स्ट्रेंथन नहीं करता कि वो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो रीइंफोर्स करता है हमारे समाज में कि तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारी मुश्किलात वैसी ही होनी चाहिए। तो वैसी बातें करना भी हमें शोभा नहीं देगा। तो हमारे समाज में औरतों पर डिस्प्रपोर्शनेट जिम्मेदारियां रखी गई हैं। सबसे पहले एक्सपेक्ट किया जाता है घर का काम भी करे, स्कूल भी जाए, क्योंकि हमारा अब इंडिया शाइनिंग का प्रोपेगेंडा है, तो वो स्कूल भी जाए, पढ़ाई करे, उसके बाद जॉब भी करे। लेकिन जॉब मतलब इतने ज़्यादा वेरिएबल्स उसमें आ जाते हैं कि इसकी रजामंदी के साथ जॉब करे, इसकी रजामंदी के साथ जॉब करे, उसके बाद वो कमाए भी, या अगर वो एक हाउसवाइफ भी है तो हमारा जैसे कि EPW में मैंने 1-2 साल पहले पढ़ा था कि 27% वर्कफोर्स विच कंप्राइजेज ऑफ वुमेन इंडिया में काउंट ही नहीं होता कि उनका GDP में क्या कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि वो घर पे हैं एंड दे आर एनेबलिंग पीपल विच इज़ मेन to work outside.
सो वो जो एक अनपेड वर्क का कल्चर है, जहाँ हम अपनी वुमेन को वो एक तो पहले वो चॉइस नहीं देते हैं, वो ऑटोनॉमी नहीं देते हैं कि वो खुद से चूज़ करे कि वो क्या काम करेंगी, और दूसरा फिर उसके बरक्स हम वो क्या कहते हैं उसको उस चीज़ का श्रेय नहीं देते, वो क्रेडिट नहीं देते उस काम का। तो मुझे लगता है वो ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हम एक वी आर अ सोसाइटी व्हिच इज़ कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर विद रिगार्ड टू वैल्यूज़। अब बहुत ज़्यादा तल्ख़ बातें हो जाएँगी और सेंसिटिव बातें हो जाएँगी, खैर मैं वहाँ जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, ऑटोनॉमी, जो पर्सनल ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इक्वालिटी लाइए। देखिए, आपका एक वर्ल्ड व्यू हो सकता है कि औरत का ये रोल है और मर्द का ये रोल है, और मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन वो औरत अगर उस चीज़ से खुद इत्तेफ़ाक नहीं रखती, या उसके आपने वो सर्कमस्टेंसेस ही नहीं रखे हैं कि वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस कर सके, तो वो एक नाइंसाफ़ी होगी जो आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं। उसके बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। First of all, we have to see and think, why are there laws which are protecting the women? Because there are multiple laws which are protecting women, because women is the weaker section of the society. We see on daily basis in courts there are rising cases of domestic violences. Domestic violences cases, they are rising because the domestic violence is being committed upon a woman. So we should keep it in mind that it is with regard to the husbands, or with regard to the brothers, with regard to the fathers who are committing domestic violence upon a woman. See, we are talking about women empowerment. It also comes into that spectrum that if we commit domestic violence upon a woman, that man will land in jail, and he will be in a problematic life thereafter. It is a warning. So I have been a survivor of domestic abuse. The scars still lie on the face, and I am proudly out of it. But what do we do about it? मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे एक भाई ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि जो हमारी औरतें हैं वो घर में अनपेड जॉब्स करती हैं और उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आई एम इन गवर्नमेंट सेक्टर। मेरे साथ मेरी ही एक कलीग है, शी इज़ एन एजुकेटेड वुमन, हर हस्बैंड इज़ नथिंग बट अ सेल्समैन, शी इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, शी इज़ अर्निंग वेल, शी इज़ डूइंग वेल। उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है, उसको थप्पड़ चांटे लाते मारी जा रही है। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वुमेन डू नॉट वर्क, वीमेन आर ओवरबर्डन्ड। एक तो वो बाहर का काम भी करेगी, एक तो वो घर का काम भी करेगी, वो जो है वो मजदूर बनेगी घर बाहर। मर्द सुबह 8 बजे या 9 बजे ऑफिस के लिए निकलेगा तो वो 7 बजे उठ के फजर में भी 4 बजे फजर उठ के फिर से सो के फिर उठ के चला जाएगा, है ना, और व्हाटएवर रिलीजन दे फॉलो, पूजा पाठ करके चला जाएगा। औरत को घर का काम भी करना है, उसको बाहर का काम भी करना है, और उसको फिर वापस आके बच्चे भी देखने हैं और उसको सारा कुछ संभालना है। सो नॉट letting the woman breathe in the natural space that she is supposed to have is the biggest form of domestic abuse and women oppression. Women are supposed to be queens. औरत को अल्लाह ताला ने एक रानी का दर्जा दिया है, औरत को आप परमात्मा की बात करें तो एक देवी का दर्जा दिया गया है। लेकिन औरत को इस ऑपरेशन ने इतना मजबूर कर दिया कि वो मजदूर की तरह काम भी करती है, वो ऑफिस भी जाती है, वो घर भी संभालती है, वो हर एक चीज करती है। क्यों? वेयर इज द सेफ स्पेस? I will tell you, men are nobody to allow women कि आप लोग काम करो। Men should be providers. Men should be men. Men are turning into women. They are turning into princesses. This is the problem of this generation. Men are princesses. We don't want princesses. We want real men. The real essence of men. मर्द बनो, चार्ज लो, तुम्हें लीड करना है लीड करो, हाथ मत उठाओ, काम करो, प्रोवाइड करो। उस औरत को इतनी सेफ स्पेस दो कि उसे समझ आए कि अगर मैं घर में भी बैठूंगी, आई विल नॉट हैव टू बेग फॉर $100 फ्रॉम माई पेरेंट्स। मुझे अपने पेरेंट्स को फोन नहीं करना पड़ेगा कि मुझे बच्चे के डायपर ला के दो। दिस इज अ sick culture that has come into the society. So before we talk about women empowerment by giving them alternate careers, let us talk about women empowerment by becoming the men that we are supposed to be. नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।